नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आपको बता दें, बांदा में केन और यमुना नदी के उफान पर होने के बावजूद प्रशासन सचेत नहीं हुआ है। जी हां, पिछले वर्षों नाव पलटने वाली घटनाओं से भी कोई सबक नहीं लिया गया। मई में डीएम ने बाढ़ की तैयारियों से संबंधित बैठक में निर्देश दिए और इसके बावजूद भी पालन नहीं किया गया। नदी घाटों पर नाव और स्टीमर व्यवस्था नहीं की गई और ना ही जलस्तर बढ़ने पर कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया। गोताखोरों की व्यवस्था भी नहीं की गई। गुरुवार को प्रशासन की बड़ी लापरवाही भारी पड़ गई है। 50 लोगों से भरी नाव पलट गई है और इसमें 3 की मौत हो गई है। 32 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, तो वहीं 3 शव बरामद किए गए हैं। नाव में 3 बाइकें और 6 साइकिलें भी सवार थी। हालांकि प्रशासन 17 लोगों के लापता होने की बात स्वीकार रहा है। 15 लोग तैरकर बाहर आ गए हैं और नाव पर ज्यादातर महिलाएं सवार थीं। रक्षाबंधन पर्व पर समगरा गांव के महिलाओं और वहां के लोग मारका घाट पहुंचे थे और नाव पर 3 बाइक और 6 साइकिलें रखी थीं। और साथ ही आपको बता दें कि यमुना नदी में बीच धारा में पहुंचते ही नाव असंतुलित होकर पलट गई। जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों को वहां पर जानकारी दी गई, साथ ही भारी भीड़ जमा हो गई। नाव में सवार लोग जो थे उनके परिजन भी वहां पर आ गए और आपको बता दें कि अपनों को लापता होने की जानकारी मिलते ही उनमें कोहराम मच गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन सो क्यों रहा है, क्योंकि इस समय देश के अधिकतर इलाके जो हैं वो बाढ़ग्रस्त हैं और बाढ़ग्रस्त होने के बावजूद लगातार प्रशासन ढील क्यों दे रहा है, जिसके चलते कई जानें जो हैं वो मौत के मुंह में समाती हुई नजर आ रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता बांदा से, राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? अभी तक कितनी लाशों को बरामद कर लिया गया है, कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि अभी तक यहाँ लगभग 20 से 21 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अभी तक जो एनडीआरएफ की टीम ही है, पूरी टीम ने 24 घंटे सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। उसके बाद ही कभी उनको अभी 300 ही बरामद हुई है, यानी कि 3 डेड बॉडी बरामद हुई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार 4 किलोमीटर एरिया में वो सर्च अभियान कर रही है। हालांकि 3 डेड बॉडी के अलावा उन्हें अभी असफलता ही हाथ लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान लेकर के उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है और वहीं अपने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान व जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद को मौके पर भेजा है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौके पर मौजूद है और पुलिस की एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान जारी किए हुए है। हालांकि असफलता ही उनके हाथ लग रही है। जी राम जी, बाढ़ का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर रात में 1 बजे ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया और लोगों को तलाशना शुरू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। कोई भी जो भी लापता है, कोई भी ना उनकी लाश बरामद हुई है, ना ही उनका कुछ सुराग लगा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना नदी और केन नदी जो है उसका उफान का लेवल क्या होगा। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना नदी अपने हालांकि खतरे के निशान से तो कम ही है, परंतु जलस्तर बढ़ने के कारण एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। जी, लेकिन इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आती है। एक तरफ यमुना नदी उफान पर है, रक्षाबंधन का त्योहार है और लगातार नाव संचालित की जा रही है और उसके बावजूद ही वहां पर कोई भी रही है। जिस तरीके से जो मानक हैं, जो नियम है, उनको ताक पर रखा जा रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैंने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी से इस बात पर जब उनसे मैंने पूछा कि जिला प्रशासन की किस तरह से लापरवाही है, तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने पूरी तरह से लापरवाही बरती है। तो अगर जिला प्रशासन की लापरवाही नहीं होती तो आज यहाँ पर ये घटना नहीं हुई होती। यहीं पर पड़ोस जहाँ पर ये नाव डूबी हुई है उसके जस्ट लगभग 100 मीटर दूर ही जो 2011 में निर्माणाधीन 2011 में जो बरका से फतेहपुर के लिए जो एक पुल का स्वीकृति हुई थी बसपा शासनकाल में, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। जब कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी से इस मामले में हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर ही इस पुल का निर्माण
किया जाएगा। हमने जब इनसे पूछा कि हालांकि अभी तक इस पुल का निर्माण क्यों नहीं कराया गया था, तो उन्होंने इस बात को टाल दिया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान लिया है और 1 साल के बाद ये पुल बिल्कुल आपको मतलब चालू हालत में मिलेगा। जी देखिए, इसके बावजूद भी वहां पर अब जितना प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, प्रशासन को पहले भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि नाव में 50 लोग सवार थे और नाव की क्षमता से ज्यादा लोग उसमें सवार थे। शायद यही वजह है कि नाव पलट गई और इतनी जाने को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 लोगों ने हालांकि जान गंवाई है, ये साफ हो चुका है, लेकिन कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। राम जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो जिला प्रशासन की एक अच्छी खासी लापरवाही है। अगर ये जिला प्रशासन पहले से तैयार हो गया होता या पहले से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित एरिया को मुस्तैद से रहने के लिए अलर्ट कहा था, लेकिन उस तरह से जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। शायद यही कारण है कि आज 20 से 22 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वहीं जान तो जिनकी चली गई वो तो है ही, वो तो खत्म ही हो गए। उनके पीछे जो परिवार है, कल से ही इस मरका गाँव में तमाम घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके सारे के सारे लोग बह गए हैं और एक आध लड़कियां उनके घर में बची हैं। छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं। बड़ा वो भयानक स्थिति है यहाँ की और रात भर सर्च अभियान जारी रहा। गांव के लोग भी यहीं पर मौजूद रहे। अभी की बात करूं तो अभी राकेश सकल जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, वो खुद यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन की जो टीम लगी है उनकी कॉबिंग करवा रहे हैं और उन्हें ढांढस बना रहे हैं कि लगातार जिस तरह से भी ज्यादा से ज्यादा डेड बॉडी को बरामद किया जा सके। जानकारी मिली है कि यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर भी एक डेड बॉडी बरामद हुई है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। जी लेकिन राम जी देखिए, ऑपरेशन जिंदगी लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, गोताखोर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर लोग लापता हो गए। इन लोगों का आखिर सुराग लग क्यों नहीं पा रहा है? क्या यमुना नदी इतनी अपने विकराल रूप में है कि इतने लगभग 15 से 20 लोग इसके आगोश में समा जाते हैं और इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके बावजूद भी लोग नहीं मिल रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है। लगभग 900 मीटर के एरिया में जो इसकी लंबाई है उसमें पानी है और उस पानी की अगर गहराई की हम बात करें तो लगभग 3 यानी कि 30 मीटर 20 मीटर के आसपास गहरा बताया जा रहा है। शायद यही कारण है कि और कई जगह खंडक भी हैं जो गड्ढे टाइप के हैं। शायद ये कारण है कि डेड बॉडी अगर वहां समा गई होगी तो वो तब तक नहीं ऊपर आएगी जब तक वो पूरी तरह से फूल नहीं जाएगी। जैसे ही डेड बॉडी फूलेगी इसके बाद वो ऊपर आएगी। जी बिल्कुल है ये। जी राम जी बोलिए। अभी हमारे यहाँ केंद्रीय साध्वी निरंजन ज्योति भी आ गए हैं। भी मैं थोड़ा तो उनसे भी बात हो और किस तरह से जो कुछ भी मामला है, केंद्र की क्या राहत योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए दिया जाएगा। हालांकि केंद्र की क्या स्थिति है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जी लेकिन अभी तक कितने लोगों को बचाया जा चुका है? क्या कुछ और इस अपडेट है इसमें? बचाने का सवाल इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बताया कि तीन डेड बॉडी ही बरामद हुई है। इसलिए राम जी आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिला प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। लगभग 20 से 25 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, प्रशासन उसके बाद खबर लेता है। यमुना नदी कितनी विकराल रूप धारण कर रखा है ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग 50 लोग इस नाव में सवार थे और उसमें से 25 लोग गायब बताए जा रहे हैं एक तरीके से। तो इससे कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने आती है कुलदीप? इसमें बड़ी चूक कर दी है क्योंकि इस वक्त जो यूपी है, यूपी की जितनी भी नदियां हैं वो बारिश की वजह से इस वक्त उनमें जबरदस्त पानी का उफान है और ऐसे मौसम में नाव को लेकर नदी में उतरना जो है वो एक तरीके से खतरे से खेलने जैसा है। और इसी वजह से जो रेस्क्यू टीमें होती है, जो फ्लड टीमें होती है, उनको जो है अलर्ट मोड पर सरकार ने रखा हुआ है। लेकिन अलर्ट मोड पर होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में छोटी सी नाव में 50 से ज्यादा लोग सवार होकर यमुना नदी में चले जाते हैं, तो इसको प्रशासन की बड़ी चूक के तौर पर ही देखा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर जब पूरा का पूरा बाढ़ नियंत्रण विभाग जो है और जो पूरा रेस्क्यू टीमें हैं वो अलर्ट मोड पे है, वहां पर निगरानी रखी जा रही है। पल पल पानी के स्तर का जो है पैमाना
चीजें जो है वो जांच में निकल कर सामने आएगी, लेकिन अभी जो है वो प्रशासन की एक और लापरवाही जो है वो प्रियव्रत नजर आ रही है। जो परिजन है जिनके परिवार वाले पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से गुम है, उनके बारे में कुछ खबर नहीं लग पा रही है कि क्या वो जिंदा है या फिर वो बच गए हैं। और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार, उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी परिजन जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आज सुबह भी घाट के पास लोगों की भीड़ ने जो है वो जबरदस्त हंगामा किया। उनको प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उन्होंने साफ साफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन जो है इस सर्च ऑपरेशन में और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लापरवाही दिखा रहा है। एक जो परिजन है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग अभी भी गुम है, जिनके बारे में अभी कुछ सुराग नहीं लग पा रहा है, उनको बरामद करने के लिए नदी के अंदर जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर नाव पलटी है, वहां पर एक महाजाल डाला जाए ताकि जो लोग अंदर है, जिनकी डेड बॉडीज अंदर है, कम से कम उस जाल में फंसकर उनकी डेड बॉडीज जो है वो बरामद कर ली जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन ने जो है वो इस उपकरण को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया है। इसी को लेकर जो है वो आज जबरदस्त हंगामा भी परिजनों ने किया और प्रशासन पर जो है वो लापरवाही से आरोप लगाए। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से हंगामा किया जाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो पहले से ही काफी मुश्किल है, उसमें और भी ज्यादा बाधाएं आ जाएगी। तो ऐसे में जो वहां के एसएसपी है, जो वहां के डीएम है, वो लोगों को और परिजनों को उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो बिना किसी रुकावट के वो पूरा होने दे, इसमें किसी भी तरीके की बाधा ना पहुंचाए। और उन्होंने साथ में अपील के साथ साथ लोगों को चेतावनी भी दी है कि अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरीके की बाधा पहुंचाई गई या हंगामा किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। और वाकई में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। अभी भी एग्जैक्ट नंबर जो है वो पता नहीं चल पाया है। अभी भी यह आंकड़ा प्रशासन के पास नहीं है कि आखिर कितने लोग जो है वो इस हादसे के बाद अभी तक लापता है। जो गैर आधिकारिक सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इस नाव में 50 लोग सवार थे और 50 में से 15 लोग जो है वो किसी तरीके से नदी में से तैरकर जो है उन लोगों की जान बच गई। और अभी तक जो है वो 4 डेड बॉडीज जो है वो बरामद की गई है, उसका कंफर्मेशन जो है वो प्रशासन कर रहा है। और ऐसे में अगर उस गैर आधिकारिक आंकड़े को देखिए जिसके मुताबिक इस नाव में 50 लोग सवार थे, तो अभी भी 30 लोग जो है वो इस हादसे के बाद से लापता है। हालांकि इतने घंटे बाद नदी में इन लोगों के लिए सर्वाइव करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मौत का आंकड़ा है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और दूसरा एक और चैलेंज जो है वो जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके सामने मौसम ने बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है, बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ जो डे लाइट है, जो सन लाइट है, वो यहाँ पर काफी कम है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को सर्च ऑपरेशन को करने में काफी मुश्किलें आ रही है। जैसा कि मेरे साथी अभी राम बता रहे थे कि वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो राम हमको थोड़ा सा मौसम के बारे में ताजा अपडेट तो बता पाएंगे? अगर आप उनसे पूछे कि क्या मौसम आज भी जो है कुछ बाधाएं पैदा कर रहा है? कुलदीप, राम से हमारा संपर्क टूट चुका है, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय जो नदी जो है, यमुना नदी जो है, वो इतनी विकराल रूप पर है, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर 15 लोग लगभग समा गए मौत के मुंह में और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी का विकराल रूप क्या होगा। बिल्कुल देखिए, यूपी के कई जिलों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर जो है वो इस वक्त काफी ऊपर चला गया है। कुछ नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, तो कुछ नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है। तो ऐसे में इस मौसम में किसी भी हालात में नदी में उतरना या नदी के आसपास के किनारों पर जाना जो है वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। प्रशासन ने भी लगातार अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग का अलर्ट है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो उसकी भी चेतावनी है कि ऐसे मौसम में नदी के किनारों पर जाने से लोग बचे। नदी के आसपास के जो निचले इलाके हैं उनको खाली करने को कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी भी नदी का जलस्तर बढ़ता है तो सबसे पहले जो निचले इलाके
इलाके होते हैं नदी के आसपास के, वहीं पर बाढ़ आने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो ऐसे में सबसे पहले उन्हीं लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में क्योंकि यूपी के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में इस वक्त मानसून की बारिश पड़ रही है, तो ऐसे में अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है इस तरीके से नाव के जरिए किसी नदी को पार करना। और ये लोग भी जो है यमुना नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर का ये हादसा है और बताया ये जा रहा है कि जो नदी है उसमें मौसम खराब होने की वजह से तेज हवाओं के झोंके आ गए और उन तेज हवाओं के झोंके की वजह से नाव का नियंत्रण बिगड़ गया और नियंत्रण बिगड़ने की वजह से नाव जो है वो नदी में पलट गई, जिसकी वजह से जो लोग नाव में सवार थे जिनको तैरना आता था वो जैसे तैसे जो है वो बचकर जो है किनारे तक आ गए और उनकी संख्या जो है वो 15 बताई जा रही है। लेकिन जो लोग तैर नहीं सकते थे या जो लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिनके लिए बचना मुश्किल था, वो लोग बच नहीं पाए। तो ऐसे में ये भी है कि एक नदी में इस वक्त बहाव जो है वो बेहद तेज है। तो ऐसे में जो लोग इस हादसे में डूबे हैं नदी के अंदर, उनकी जो डेड बॉडीज है वो कितनी दूर तक आगे चली गई होगी इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि प्रशासन जो है वो कई तरीके के बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो शवों को बरामद करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था ये हादसा इतना खतरनाक था और ये इन हालातों में ये हादसा हुआ है, तो उसके बाद तो बहुत कम गुंजाइश बचती है कि कुछ लोग जो है वो इस हादसे में जिंदा बचे होंगे, क्योंकि नदी के बीचों बीच आप कह सकते हैं कि हादसा हुआ था। और चूंकि लौटूंगा आपके पास, हमारे संवाददाता राम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा से। राम जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जलस्तर है यमुना का और केन नदी का, और उसके बावजूद वहां पर मौसम में खराबी भी एक बड़ी समस्या बन रही है लोग एनडीआरएफ टीम के लिए और एसडीआरएफ टीम के लिए। कल शाम से ही शाम को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आ गई थी, लेकिन जैसे ही टीम आई उसके बाद पानी होने लगा और पानी होने के कारण यहाँ पर टीम काफी देर तक बैठी रही। तब तक हो सकता है कि चूंकि पानी का बहाव ज्यादा था, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ ही रहा है, तो हो सकता है कि लाशें काफी दूर तक बह गई हों। हालांकि जैसे ही पानी बंद हुआ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम पर लग गई और कल से चूंकि रात में ये ऑपरेशन हो नहीं पाते हैं इसलिए रात में बंद रहा और सुबह से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 6 टीमें लगी हुई है और यमुना नदी के दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर लगभग 5-5 किलोमीटर के एरिया में वो सर्च अभियान जारी की हुई है। अभी कैबिनेट मंत्री राकेश पठान स्वयं यमुना नदी में जाकर के वो खुद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन पर लगे हुए हैं जी। लेकिन अभी तक जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को असफलता हाथ लगी है, इससे कहीं ना कहीं जनता में भी निराशा हुआ है और सभी निराश है कि आखिरकार हो क्या रहा है, अभी तक कोई भी डेड बॉडी प्राप्त नहीं हो पा रही है जी। राम जी, मौसम को लेकर हम अपडेट लेना चाहेंगे। मौसम भी एक बड़ी बाधा बन रहा है आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, मौसम खराब है और अब तो काफी देर से जब तेज धूप हो गई, पहले तो पानी ही सुबह से हुआ था जिसके कारण एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमें अनसक्रिय हो गई थी और इधर जो अब चूंकि इतनी तेज धूप हो गई है इसके बाद भी लोग लगे हुए हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें काम पर लगी हुई है जी। चलिए कुलदीप आवाज पहुंच रही है आप तक? जी देखिए, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे मौसम एक बड़ी बाधा बन सकता है, ठीक हमारे संवाददाता राम जी ने भी उस तरीके से बताया कि मौसम अभी एक बड़ी बाधा बन रहा है, क्योंकि अगर सुबह की बात कर लें तो भारी बारिश हो रही थी और अब तो खैर धूप खिली हुई, लेकिन भारी बारिश के चलते जलस्तर और बढ़ता जा रहा है जिससे परेशानियां और बढ़ रही हैं रेस्क्यू टीम को। बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग है जो बचाव दल लगा हुआ है वहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में, सर्च ऑपरेशन को पूरा करने में पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में मौसम जो है इस ऑपरेशन को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कल से ही वहां लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो नदी के किनारे है वहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया है। तो एक तो वो एक चैलेंज बना हुआ है और साथ में सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वहां पर पानी का जल स्तर, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश लगातार होने की वजह से नदी के अंदर जो पानी का बहाव है वो पहले से तेज हो गया है और साथ में जो नदी का जल स्तर है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है
और यही वजह है कि एक तो बारिश हो रही है, इतना तेज पानी का बहाव है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें हैं, हालांकि एक्सपर्ट टीमें जो है वो वहां पर भेजी गई है, पूरा का पूरा जिला प्रशासन जो है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है वो निगरानी रखते हुए है, और यहाँ तक कि दो कैबिनेट मंत्रियों को जो है वो मौके पर जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रवाना किया गया है, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो भी पल पल जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन हमको समझना होगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है, क्योंकि जिन परेशानियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सारी परेशानियां जो है मौसम से जुड़ी हुई है और प्रकृति से जुड़ी हुई है। ऐसे में भले ही एनडीआरएफ के पास देश के सबसे ज्यादा अत्याधुनिक संसाधन हो, उनको इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत हासिल हो, लेकिन इन तमाम संसाधनों की प्रियव्रत एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है, और जब मौसम की मार होती है तो ये सब संसाधन जो है वो छोटे पड़ने लग जाते हैं, और यही चीज जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हो रही है। और अगर जैसे बारिश ना होती तो मुझे लगता है कि ये शायद रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक खत्म हो गया होता। अगर मौसम ने साथ किया होता तो अब तक जो लोग लापता है, या तो उनके मरने के बारे में जानकारी मिल जाती, या फिर उनके जिंदा होने के बारे में जानकारी मिल जाती, लेकिन क्योंकि मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा है, मौसम लगातार यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये भी अब कहना मुश्किल है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कितना लंबा चलेगा, कब तक खत्म होगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल तो अभी तो जल्द जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। चलिए कुलदीप, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए। राम जी, क्या आपकी प्रशासनिक अधिकारी से किसी से बातचीत हुई है? क्या प्रशासनिक अधिकारी अब जो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है उनका दर्द समझ रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये दर्द समझा नहीं गया। राम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी डीएम भी हैं और एसपी साहब भी हैं और सब सारे के सारे हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष के समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। और लगातार प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवारों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं। जी, लेकिन देखा जाए तो अगर कुछ एहतियात पहले बरत लिए जाते तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने या फिर जिला प्रशासन ने ये लापरवाही न की होती, या फिर पहले से बाढ़ प्रभावित एरिया का दौरा कर करके यहाँ पर जो अगर उचित व्यवस्था के इंतजाम करा दिए जाते तो शायद आज ये जो 20 से 22 लोग की ये घटना हो रही है ये नहीं हो पाती। जी बिल्कुल। चलिए कुलदीप, हमारे संवाददाता बने हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। कुलदीप, जिस तरीके से राम जी भी कह रहे थे कि अगर पहले से प्रशासनिक व्यवस्था ढीली नहीं होती, तमाम एहतियात बरत लिए जाते, एक सूचना वहां पर लगा दी जाती जलस्तर बढ़ने को लेकर कि कोई भी नाव से नदी को पार ना करे, या वहां पर फोर्स तैनात कर दी जाती, जो घाट हैं ऐसे जहां से नाव चलती है वहां पर नाव पर प्रतिबंध लगा दिया जाता। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से उफान देखने को मिल रहा है यमुना और केन नदी का, उससे हिम्मत नहीं पड़ती नजर आती है कि उसमें नाव से सफर किया जाए। बिल्कुल प्रियव्रत, बहुत आप कह सकते हैं कि इन लोगों की मजबूरी थी नाव में यात्रा करना, क्योंकि जो नाव को पार करने का एकमात्र रास्ता जो है वो नाव की ही सवारी है। यहाँ पर कोई ऐसा पुल नहीं है जिसका इस्तेमाल करके जो है वो लोग नदी को पार कर सके, एक किनारे से दूसरे किनारे जा सके। सालों से लोग जो है वो नदी को यहाँ पर इसी तरीके से पूरा पार जो है वो करते हुए आए हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है, नदियों का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है, नदियों में पानी का बहाव तेज है, तो इन हालातों में जो है वो नदी को जो है वो नाव से पार करना जो है वो बेहद ही जोखिम भरा और जानलेवा साबित तो हो सकता है। और अक्सर प्रशासन भी ये कोशिश करता है कि कम से कम बारिश के मौसम में तो लोग जो है वो इस तरीके से नदी को जो है वो पार ना करें, और बाकायदा इसके लिए प्रशासन की तरफ से वक्त वक्त पर लोगों से अपील की जाती है, अलग अलग तरीके से चेतावनी दी जाती है। और जो संवेदनशील इलाके होते हैं नदी के आसपास के, जो संवेदनशील घाट होते हैं, वहां पर जो
है निगरानी के लिए कि कोई भी जो है वो इस तरीके से बारिश के मौसम में जो है वो नदी में जाने की कोशिश ना करे। लेकिन जहाँ पर ये हादसा हुआ वहां पर ये कोई इंतजाम जो है वो सिस्टम का नजर नहीं आया। प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कुलदीप, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और लापरवाही को देखते हुए एक बार फिर से लगभग 32 जाने मौत के मुंह में समाने जैसी बात सामने आई है। तो कई जानों को यहां पर बचाया जा सकता था अगर प्रशासन अलर्ट होता। अगर पुल का निर्माण हो गया होता तो कई जानों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता था। लेकिन अब सिर्फ ढकोसला पीटने के अलावा प्रशासन के पास कुछ नहीं है। अगर प्रशासन एहतियात बरतता वहां पर तो आज कई जानें अपनों के बीच होती। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।